हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन पारिक। आज हम इन्फ्रेंसेस का और एक और वीडियो में लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। और जो इन्फ्रेंसेस हैं उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, लॉजिकल फैलेसीज किन्हें कहते हैं और फैलेसीज कितने प्रकार की होती हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो फैलेसीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। आज मैं आप लोगों के लिए फैलेसीज के कुछ एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ, जैसे एग्जाम्पल आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। और उन एग्जाम्पल्स को अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं और उनसे अपने को कैसे पहचानना है कि इनमें कौन सी फैलेसी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फैलेसी का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना, वो आपके सामने बोर्ड पे देखिए आप। You cannot trust these foreigners. Yesterday a foreigner tried to cheat me. अब देखिए पहला जो सेंटेंस है उसे हमें ध्यान से पहले पढ़ना है। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, सेंटेंस को क्लोजली रीड करना है। क्या है देखिए, You cannot trust these foreigners. आप इन फॉरेनर्स यानी विदेशियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। Yesterday a foreigner tried to cheat me. कल एक फॉरेनर विदेशी ने मुझे धोखा देने का प्रयास किया। तो आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि उसने मुझे धोखा दिया, और फिर कह दिया गया है कि सारे विदेशी ऐसे ही होते हैं, धोखेबाज होते हैं। तो ये एक सामान्य तरीके से सब पे लागू कर दिया उन्होंने, एक बात को सामान्यकरण कर दिया, उसका जनरलाइज कर दिया उस बात को। तो इसमें जो फैलेसी है वो कौन सी कहेंगे हम, हैस्टी जनरलाइजेशन। मैंने आपको पढ़ाया था, हैस्टी जनरलाइजेशन का मतलब है कि जल्दबाजी में किसी बात को और सामान्यकरण कर देना, यानी सब पर लागू कर देना। तो ये फर्स्ट अपना एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल से फायदा ये होता है कि आपको जितना आप पढ़ेंगे, जितने सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे, उतना आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन कौन से जो फैलेसीज हैं उनके एग्जाम्पल होते हैं, और जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अभी हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, कोशिश कीजिए आप और एग्जाम्पल्स भी पढ़े इसके। दूसरा एग्जाम्पल है अपना, रवि इज वेरी स्मूथ। ध्यान से पढ़ना है अपने को सेंटेंस, रवि इज वेरी स्मूथ, वी नीड अ स्मूथली वर्किंग स्टूडेंट यूनियन, सो वी शुड इलेक्ट रवि द प्रेसिडेंट। देखिए इसमें क्या कहा गया है इस वाक्य में, रवि इज वेरी स्मूथ। रवि बहुत ही स्मूथ है, यानी किसी व्यक्ति के लिए हम कहें कि वो बहुत स्मूथ है, इसका मतलब वो बहुत ही, और एक तरह से माइल्ड कहें, कोमल कहें, या एक बहुत अच्छे बिहेवियर वाला व्यक्ति जिसको अपन कहें, जो सॉफ्ट स्पोकन हो, बोलने में बहुत ही धीमे बोलता हो, आराम से बात करता हो, या जिसे गुस्सा नहीं आता हो, तो उनको हम स्मूथ कह सकते हैं। वी नीड ए स्मूथली वर्किंग स्टूडेंट यूनियन। अब यहाँ पे दोबारा उन्होंने स्मूथ वर्ड का यूज किया है, लेकिन यहाँ इसमें क्या है इसका अर्थ, यूनियन, स्टूडेंट यूनियन यानी छात्र संघ। तो किसी चुनाव की बात हो रही है। छात्र संघ जो है वो हमें ऐसा चाहिए जो स्मूथली वर्क करे। स्मूथली वर्क का मतलब क्या है, जो बहुत ही और आराम से काम करे, मतलब बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। तो यहाँ जो स्मूथली वर्ड है उसका मतलब है बिना रुकावट या बाधा के। सो वी शुड इलेक्ट रवि द प्रेसिडेंट। तो हमें रवि को प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो स्मूथ वर्ड है इसके दो अर्थ हैं। पहला जो स्मूथ वर्ड आया है उसका मतलब है सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है, यानी जो बहुत ही और सरल स्वभाव का व्यक्ति हो। और दूसरा जो स्मूथली वर्किंग है इसका मतलब है बिना बाधा के या बिना रुकावट के। तो यहाँ पे अपनी बात को साबित करने के लिए एक वर्ड का और दो अर्थों में प्रयोग कर लिया गया है। तो ये जो फैलेसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा इसका नाम, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इक्विवोकेशन। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन का मतलब है एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होना। तो आप इन्हें साथ में लिखते भी जाइए, नोट भी कर लीजिए। चलिए अब हम तीसरा सेंटेंस लेते हैं, ट्रिपल तलाक इज वैलिड बिकॉज द होली कुरान सेज इट। अब पहले आपको सेंटेंस को बड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि फैलेसीज में कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ट्रिपल तलाक का मुद्दा अभी बहुत चला था
तो इसके बारे में एग्जाम्पल है, ट्रिपल तलाक वैलिड है यानी सही है, क्योंकि कुरान, पवित्र कुरान ऐसा कहती है, पवित्र कुरान ऐसा कहती है। तो यहाँ पे अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक पवित्र किताब का जो कुरान है उसका और सहारा लिया गया है, उसके माध्यम से अपनी बात को सही साबित करने का प्रयास किया गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपील टू अथॉरिटी, इसे कहते हैं अपील टू अथॉरिटी, यानी किसी अथॉरिटी से, मैंने आपको बताया था अथॉरिटी का मतलब कोई हो सकता है, चाहे वो किताब हो या कोई महान व्यक्ति हो या कोई महान घटना हो, उसका उदाहरण देकर के और अपनी बात को साबित करना, ये होता है अपील करना किसी अथॉरिटी को। अथॉरिटी का मतलब जो एक अधिकार होता है किसी के पास, तो किसी महान व्यक्ति, महान किताब, महान घटना का एग्जाम्पल देना अपनी बात को साबित करने के लिए, वो हो गया अपील टू अथॉरिटी। लिख लीजिए, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस अपना क्या है, सिंस ऑल लिविंग क्रीचर्स आर मॉर्टल द अर्थ शैल बी विदाउट लिविंग क्रीचर्स। ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और इसी तरह के सेंटेंसेस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या मतलब हुआ इसका, सिंस ऑल लिविंग क्रीचर्स आर मॉर्टल, सिंस यहां बिकॉज के अर्थ में आया है, बिकॉज ऑल लिविंग क्रीचर्स आर मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, यानी जो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सारे जीवित प्राणी नश्वर हैं। द अर्थ शैल बी विदाउट लिविंग क्रीचर्स, तो ये पृथ्वी बिना प्राणियों के हो जाएगी। तो यहां पे देखिए, इसको अपने को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्या एक साथ सारे प्राणी नष्ट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राणी नश्वर हैं लेकिन उनमें रिप्रोडक्शन भी होता है, यानी एक साथ ऐसा नहीं होगा कि सारे प्राणी जो है वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इसमें एक तर्क दोष है, और वो तर्क दोष क्या है कि एक प्राणी पे जो बात लागू हो रही है कि एक प्राणी नष्ट होता है तो दूसरा प्राणी जन्म भी लेता है, तो एक प्राणी पे जो बात लागू हो रही है उसको सभी पे लागू कर दिया गया है, यानी उसका सरलीकरण कर दिया गया है। ऐसे कह दिया गया है कि प्राणी नष्ट हो रहे हैं, इसका मतलब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, यानी हमने कंपोजिशन किया है थोड़े से बहुत तक, थोड़े एक एग्जाम्पल लेकर के उसको बहुत पर हमने लागू कर दिया है, या उस बात को हमने, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि हम मकान की एक ईंट को देख करके और पूरे मकान के बारे में नहीं बता सकते, वैसे ही हम एक क्रीचर पे जो बात लागू होती है उसको हम पूरी दुनिया के बारे में नहीं कह सकते। तो इसमें जो तर्क दोष है वो है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, all tigers are disappearing, this animal is a tiger, so this is also disappearing। सारे जो टाइगर्स हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। ये जो एनिमल है ये भी एक टाइगर है, इसका मतलब ये एनिमल भी नष्ट हो रहा है, गायब हो रहा है। सारे टाइगर गायब हो रहे हैं, ये एनिमल एक टाइगर है इसलिए ये भी गायब हो रहा है। तो क्या वो हमारे देखते देखते गायब हो जाएगा? यहाँ गायब होने का अर्थ ये नहीं है कि कोई अपने सामने और गायब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। तो यहाँ पे जो सभी पर लागू हो रही है एक सामान्य बात, वो एक पर लागू कर दी गई है, ये ठीक इसका उल्टा है। तो इसका नाम क्या है? आपको अगर याद हो, इसको हमने पढ़ा था फैलेसी ऑफ डिवीजन के नाम से, फैलेसी ऑफ डिवीजन। इज दैट क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है
The wives of successful men wear expensive clothes. So if a man wants to be successful, he should buy his wife expensive clothes. देखिए इसका अर्थ देखते हैं पहले। Wives of successful men, सफल पुरुषों की पत्नियां, सफल पुरुषों की पत्नियां, वेयर का मतलब पहनना, एक्सपेंसिव क्लॉथ यानी महंगे कपड़े। जो सफल लोगों की पत्नियां होती हैं वो महंगे कपड़े पहनती हैं। So if a man wants to be successful, इसलिए यदि कोई पुरुष सफल होना चाहता है, he should buy his wife expensive clothes, तो उसे अपनी पत्नी के लिए महंगे कपड़े खरीदने चाहिए। देखिए देखने में अपने को पता लग रहा है कि यहाँ पे गलत कारण बताया गया है, यानी कारण और परिणाम के बीच में गलत संबंध है। एक किसी कार्य का कारण होगा तो उसका परिणाम आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि परिणाम हम लाएंगे तो उसका कारण भी बन जाएगा। जैसे हम ये कहें कि बादल होते हैं तो बारिश होती है, तो अगर आपको बादल लाने हैं तो आप पानी छिड़कना शुरू कर दीजिए, तो क्या उससे बादल आ जाएंगे? नहीं। तो ये कारण और परिणाम के बीच में तर्क दोष है, तो इसको हम कहते हैं फॉल्स कॉज। इसे हम क्या कहते हैं? फॉल्स कॉज। कॉज का मतलब कारण, CAUSE। कॉज का मतलब है कारण। नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। डू नॉट ट्राई टू चेंज दिस बॉय, ए डॉग्स टेल कैन नॉट बी स्ट्रेटन्ड। इस लड़के को बदलने का प्रयास मत करो, एक कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं किया जा सकता है। अब आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन सी फैलेसी है? कुत्ते की पूंछ को सीधा करना, हमने एक उदाहरण दिया है, इस लड़के को बदलने का प्रयास मत करो क्योंकि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती है। तो ये हम ऐसा कहें कि एक उदाहरण हमने दिया है वो अलग है और एक लड़के को सुधारना एक अलग चीज है। तो यहाँ पे हमने उदाहरण गलत प्रस्तुत किया है। तो वो कौन सी फैलेसी होती है जो उदाहरण गलत होता है जिसमें? वो होती है फॉल्स एनालॉजी। उसे हम क्या कहते हैं? फॉल्स एनालॉजी। ये सारे मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो आप इनको जरूर देखें। और पढ़ते हुए एक बात और बता दूं आप लोगों को बीच में कि आप लोग इनके आंसर साथ में दे रहे होंगे, तो आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं। ऑलराइट, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। आप लोग लगातार पढ़ाई तो कर ही रहे हैं और मेरे दोनों वीडियोस को आपने ज़रूर देखा होगा और उनको देख करके आपने फैलेसीज सीखी होंगी। तो कितने सही हो रहे हैं आपके, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फॉल्स एनालॉजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं। माई क्लाइंट इज सोल सपोर्ट ऑफ हिज एज्ड पेरेंट्स, इफ ही इज सेंट टू प्रिजन इट विल ब्रेक देयर हार्ट्स। माई क्लाइंट, अब ये क्लाइंट जो वकील और कोर्ट का मामला यहाँ पे बताया गया है। आपको क्लाइंट शब्द से ये आइडिया हो गया होगा कि जैसे कोर्ट में कोई क्लाइंट है जिसके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है, तो उसके लिए वकील कहता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो सोल सपोर्ट है, यानी एकमात्र सहारा है अपने बूढ़े माता पिता का। तो यदि उसको जेल भेजा जाता है, प्रिजन यानी जेल, इट विल ब्रेक देयर हार्ट्स, तो उनका दिल टूट जाएगा। तो ये बात कहना किसी अपराधी को, ये बात कह करके, और क्या उसका अपराध कम हो जाएगा कि उसके माता पिता बूढ़े हैं? तो ये कोशिश की जा रही है कि जज के अंदर दया का भाव पैदा किया जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस फैलेसी को हम क्या बोलेंगे? अपील टू पिटी। इज दैट क्लियर? अपील टू पिटी। ओके, नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है उसको अपन पढ़ते हैं। बेकन्स फिलोसॉफी इज अनट्रस्टवर्दी, ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम चांसलरशिप बिकॉज ऑफ डिसऑनेस्टी। बेकन का नाम आपने सुना होगा, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जरूर सुना होगा। बेकन वॉज अ फेमस राइटर ऑफ द एलिजाबेथन इरा। एलिजाबेथन एज के फेमस राइटर थे और उनको
चार्ज लगा था, उन पे आरोप लगा था बेईमानी का, तो उनको हटा दिया गया था अपनी चांसलरशिप से। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, बेकन्स फिलोसॉफी इज अनट्रस्टवर्दी। बेकन का दर्शन जो है वो अविश्वसनीय है, क्योंकि उनको हटा दिया गया था चांसलरशिप से क्योंकि वो डिसऑनेस्ट यानी बेईमान थे। तो एक व्यक्ति के अंदर कोई एक दुर्गुण है और उस दुर्गुण के कारण, और हम कह रहे हैं कि उनको इसलिए हटा दिया गया था कि वो बेईमान थे, तो क्या उनका पूरा दर्शन गलत हो गया? ये हम व्यक्ति पे व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। और जहां पे व्यक्तिगत आरोप लगता है, मेरे शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत आरोप जहां लगता है उसमें जो फैलेसी होती है वो होती है अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट। उसे हम क्या बोलते हैं? अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट। चलिए, इतनी फैलेसीज एक बार आप नोट डाउन कीजिए इनको। मैं ऊपर वाली कुछ मिटा रहा हूं, या आपने लिख ली होंगी। अब एक एग्जाम्पल और लिखते हैं अपन। Have you stopped beating your wife? क्या तुमने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया है? देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर यस और नो में दिया जाता है, यस और नो में, और दोनों में व्यक्ति फंसता है, दोनों में व्यक्ति फंस जाता है। वो यस कहे तो भी फंसेगा, क्या तुमने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया है? यस, इसका मतलब पहले पीटते थे। नो, इसका मतलब अब भी पीटते हो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनमें जो फैलेसी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड मिडल। एक्सक्लूडेड मिडल, एक्सक्लूडेड मिडल का मतलब है कि जिसमें मिडल जो है वो गायब है, एक्सक्लूड है, यानी उसको शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो इस किनारे या उस किनारे, या तो यस या नो, और दोनों में व्यक्ति फंसता है। तो वो जो होता है वो होता है एक्सक्लूडेड मिडल। इज दैट क्लियर? चलिए, एक और लिखते हैं अपन सेंटेंस। ये आप नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले। लिख लिया? चलिए, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। ये एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, और फेमस एग्जाम्पल है तो आपके एग्जाम में ऐसे सेंटेंसेस पूछे भी जा सकते हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल है, इसको पढ़िए जरा। द ड्यूक येट लिव्स दैट हेनरी शैल डिपोज। अब मैं पहले आपको इसका अर्थ बता देता हूँ। ड्यूक जो किसी राज्य विशेष का और एक अधिकारी होता है, और किसी पद पे होता है वो, जैसे किसी गांव का सरपंच होता है, वैसे किसी एक क्षेत्र विशेष का जो एक मुखिया होता है उसे ड्यूक कहते हैं। येट यानी अभी तक, लिव्स यानी जीवित है, वह ड्यूक अभी तक जीवित है। दैट हेनरी शैल डिपोज, हेनरी जिसको डिपोज करेगा, डिपोज करने का मतलब उसे पद दलित करेगा, यानी विस्थापित करेगा, उसको पद से हटाएगा। ठीक है, तो अर्थ अपने समझ में आ गया। अब लेकिन इस सेंटेंस के दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ क्या है, वह ड्यूक अभी तक जिंदा है जिसे हेनरी डिपोज करेगा, यानी हेनरी जिसको पद से हटाएगा। और दूसरा अर्थ क्या है, वह ड्यूक अभी तक जिंदा है जो हेनरी को डिपोज करेगा, यानी जो हेनरी को पद से हटाएगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सही नहीं है, इसमें ग्रामेटिकल एरर है।
तो जिसमें ग्रामेटिकल एरर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ एम्फिबली, फैलेसी ऑफ एम्फिबली। तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आज आपको बताए, इनमें आपके कितने एग्जाम्पल सही हुए मेरे YouTube चैनल पे आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रहा हूं, आप उस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा रीड से रिलेटेड, तो उसमें किस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए आप अपने विचार जरूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।